हेलो बच्चों। तो आज हम करेंगे आगे का काम। कल हमने 1.2 तक प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आज कुछ मेन चीज़ें हैं, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा और मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें रखने वाला हूँ नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है तो 2 वीडियो लगभग लग जाएंगे कॉन्सेप्ट समझने में। ठीक है, 2 वीडियो मतलब जितने कॉन्सेप्ट हैं वो 2 वीडियो में आएंगे और एक वीडियो में एक्सरसाइज आएगी, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और हर किसी को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक्सरसाइज में वही कॉन्सेप्ट यूज होंगे और बस, फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब अगला जो है वो है आपका उप समुच्चय, यानी सेट, सब सेट्स। तो सबसे पहले समुच्चय पढ़ा हमने, सेट, ठीक है, समुच्चय। अब उप समुच्चय यानी क्या, सब सेट्स। तो इस चीज़ को ज़रा समझो ऐसे, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति भी होता है, ठीक है। ऐसे ही अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है। तो होता क्या है कि जो आपका ऊपर राष्ट्रपति है वो बड़ा होता है और उससे छोटा होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। यानी जितनी पावर राष्ट्रपति के पास होती है वही सब उपराष्ट्रपति के पास भी होती हैं, लेकिन इसके बाद कुछ कम पावर होती है। जब तक राष्ट्रपति है तब तक ये उपराष्ट्रपति का काम नहीं होता है, ये सिर्फ राष्ट्रपति का होता है। और जब राष्ट्रपति सपोज यहाँ नहीं है, देश में कहीं बाहर गया है, तो उस समय उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति का काम करता है। तो अब जरा इसको समझना, सबसेट्स यानी उपसमुच्चय क्या है। ये किसी समुच्चय के ही अवयव हैं। यानी एक समुच्चय है हमारे पास, ए बराबर 1 A B C, ये 3 अवयव थे इसमें। अब हमें इसका एक उपसमुच्चय चाहिए बी, ठीक है। इससे छोटा होगा, पहली बात तो इससे छोटा होगा, और दूसरा जो काम इसके हैं वही काम इसके भी होंगे, लेकिन कुछ काम कम होंगे। जब तक ये है तब तक तो ये नहीं कर सकता ना। अगर सारे काम यही होंगे तो फिर उप बनाने का मतलब क्या है उससे। तो होगा क्या कि इसके कुछ अवयव, मान लो कि ए और बी ले लिया हमने, ये इसी के अवयव हैं और ये बी के पास हैं, तो ये बी क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा, यानी उप समुच्चय हो जाएगा। समुच्चय बड़ा है, उप समुच्चय से छोटा है, और जो उप समुच्चय के अंदर अवयव है वो इसी के अवयव हैं। लेकिन सब भी हो सकते हैं, हो सकता है सारे भी हों, और हो सकता है कुछ भी हों। तो इसका मतलब उप समुच्चय के बारे में हमें कुछ बहुत समझ में आया। जैसे ये आप चाहो तो ये बहुत कुछ पढ़ सकते हो, मैं सब भेज दूंगा, ठीक है। पहले इसको देख लो कि उप समुच्चय होता क्या है। कह रहा है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव हो तो ए बी का उपसमुच्चय होता है। यानी क्या कह रहा है ना, जो समुच्चय ए है इसमें जितने भी अवयव हैं ये सारे अवयव किसके हों, बी के अवयव हों, यानी बी बड़ा है, ठीक है। बी में और ज़्यादा भी हो सकते हैं अवयव, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मान लो ए के अंदर एक दो, अब ये 2 अवयव थे, अब बी के अंदर हो सकता है 1 2 3 ये अवयव हों। तो यानी जितने अवयव ए के अंदर हैं वो बी के अंदर होने चाहिए, और बी के अंदर ज़्यादा भी हो सकते हैं और बराबर भी हो सकते हैं। तो इस समय क्या कहलाया जाएगा, जो ए है वो बी का उपसमुच्चय कहलाया जाएगा। समझ रहे हो। तो क्या लिखा है, तो ए जो है वो बी का उपसमुच्चय कहलाता है। और इसे किससे दिखाते हैं, ए, ये बीच में सबसेट का चिन्ह है, उपसमुच्चय का चिन्ह है, ये रहा, ठीक है। ए इस तरह से, यानी जिसकी ओर खुला हुआ है ना वो बड़ा है। अब तो आ गया होगा, जैसे आप ये बनाते थे ग्रेटर देन लेस देन, तो जिसकी ओर खुला हुआ हिस्सा है वो बड़ा है, यानी ए जो है वो बी का सबसेट है। यानी ए के सारे अवयव बी में हैं, यानी बी बड़ा भी हो सकता है। जैसे उदाहरण दिया है कि बी के अंदर 1 2 3 4 5 हैं और ए के अंदर 2 और 3 हैं जो इसके अंदर से लिए गए हैं। तो यानी ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है, बड़ा कौन है, बी है, तो बी की ओर को ये वाला चिन्ह लगेगा। समझिए, ये चीज़ है। अब कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि बी के अंदर 1 2 3 हो और ए के अंदर भी 1 2 3 ही हो, तो क्या होगा, तो क्या कह सकते हो आप, ए बी का उपसमुच्चय है या बी ए का उपसमुच्चय है। क्योंकि देखो ए के सारे अवयव बी में हैं और बी के सारे अवयव ए में हैं, तो आपकी मर्जी, आप जो करना चाहो, ए बी का सबसेट है कहो या बी ए का सब उपसमुच्चय है कहो। और इस समय पर एक ऐसे बराबर का चिन्ह भी लगता है नीचे पर, ठीक है, कैसा वाला, ए, ये इस तरह से, ये चीज़ मतलब वैसे तो ये बराबरी का चिन्ह, ये 2 चीज़ें कब लगती हैं, जब हमें पता नहीं होता कि बी बड़ा तो नहीं है या बी इस ए के बराबर तो नहीं है। बड़ा होगा तो ऊपर वाला, बराबर होता तो नीचे वाला, और हमें पता नहीं है तो हम दोनों लगा देते हैं। कई बार ये वाला चिन्ह दिखेगा आपको इसकी जगह पर, ठीक है। अभी मेनली यही चिन्ह होता है सबसेट का, जो ये नीचे पर बनाया हुआ है। ये समझ में आ गया, मेरे ख्याल से बहुत आसान है। अब ऐसे ही आगे 1 2 चीज़ें हैं कि प्रत्येक समुच्चय जो होता है वो स्वयं का उपसमुच्चय होता है, ये तो आप जानते हो। ए जो है वो ए का ही सबसेट भी होगा, क्योंकि देखो पहला ए जो है, ए के अंदर अगर एक और दो हैं तो ए के अंदर भी तो एक दो ही होंगे। अब इस ए को आप ए का उपसमुच्चय कह सकते हो ना, क्योंकि यह सारे अवयव इसी के अवयव हैं,
तो ए मतलब कोई भी अवयव, कोई भी समुच्चय जो होता है वो स्वयं का, खुद का ही उपसमुच्चय होता है। और एक रिक्त समुच्चय के बारे में पढ़ा था, फाई, जिसे शून्य समुच्चय कहते हैं, जिसके अंदर कोई अवयव ना हो उसको रिक्त समुच्चय कहते हैं, कल पढ़ा था हमने। तो इसलिए जो होता है, जो रिक्त समुच्चय है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। यानी एक समुच्चय अगर मैं कहूँ 1 2 3 है, तो इसके अंदर एक समुच्चय यानी एक अवयव, ये फाई जो है ये भी कहीं ना कहीं होगा जो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि फाई क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये जीरो समझो, ये जीरो जैसा कुछ है। तो ये हर किसी समुच्चय के अंदर होगा, यानी ये कह सकते हैं हम इसका भी उपसमुच्चय है। यानी हमारे पास एक समुच्चय दिया गया है a बराबर 1 2 3, तो एक फाई जो है वो भी इसके अंदर होगा और एक a जो है वो भी इसके अंदर होगा, यानी एक खुद भी इसके अंदर, ये दोनों चीज़ें। तो यानी किसी भी समुच्चय के पास दो उपसमुच्चय तो हमेशा होते हैं। कौन से? एक तो ये फाई रिक्त समुच्चय और एक ये स्वयं खुद ही अपना होता है। यानी अब आपसे कहीं पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया, कहीं पर लिखा हुआ कि किसी समुच्चय के पास कम से कम कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं, तो आप कहोगे दो। कौन कौन से? एक रिक्त समुच्चय और एक स्वयं वही समुच्चय। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना तो याद रखना। और ये मैंने लिख भी दिया है साथ में, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे बोल दे कि ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है, ठीक है, और ए और बी बराबर नहीं है। बराबर होंगे तो यानी दोनों में बराबर अवयव हो जाएंगे। यानी कौन बड़ा है? बी बड़ा है, मतलब बी में ज़्यादा अवयव हैं और ए में कम अवयव हैं, और ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है, ठीक है। यानी ए जो है वो बी का उपसमुच्चय, तो बड़ा कौन सा है? बी बड़ा है, इसलिए बड़े वाले बी को क्या कहते हैं हम लोग? अधिसमुच्चय कहते हैं। बी जो है वो अधिसमुच्चय है और ए क्या है? उचित उपसमुच्चय है। समझ रहे हो? जब ए बी का वो क्या हो? समुच्चय हो, और बी जो हो वो ए के बराबर ना हो, बी ए से बड़ा हो हमेशा, जब, तो उस समय ये बड़े वाले बी को बोलते हैं हम अधिसमुच्चय और छोटे वाले ए को बोलते हैं उचित उपसमुच्चय। ए तो उपसमुच्चय है ही ना, बस उचित लगा दिया है उसके आगे। अब बी के आगे अधिसमुच्चय, मतलब अधि मतलब अधिक है उसमें अवयव, यानी बड़ा है वो, बस यही चीज़ लिखी है। और मेरे ख्याल से अब ये भी कोई आसान टफ नहीं है, तीनों चीज़ें याद रखना। किसी समुच्चय के अंदर रिक्त समुच्चय और वह स्वयं अपना ही उपसमुच्चय, ये दो उपसमुच्चय होते हैं किसी भी समुच्चय के। दूसरा, अगर ए बी का क्या हो? उपसमुच्चय हो और दोनों बराबर ना हो, तो उसमें बड़े वाले को बोलते हैं अधिसमुच्चय और छोटे वाले को बोलते हैं उचित उपसमुच्चय। समझ गए? इतना है। तभी मैंने कहा था कॉन्सेप्ट ज़्यादा है आज के वीडियो में ये, लेकिन सारे के सारे कल काम आएंगे, क्वेश्चन करेंगे जब उदाहरण करेंगे, ठीक है। अगला, एकल समुच्चय। एकल नाम से ही आ रहा होगा, एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर एक अवयव हो, बस। यदि किसी समुच्चय के अंदर एक ही अवयव हो तो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे a बराबर 1 है तो एक ही समुच्चय है ना, इसके एक ही अवयव है ना। b बराबर 5 है, एक अवयव है। c बराबर m है, एक ही अवयव है। तो तीनों के तीनों क्या है? एकल समुच्चय। तो मेरे ख्याल से खास उतना ज़्यादा टफ नहीं है। इंग्लिश में से सिंगलटन सेट कहते हैं, सिंगलटन सेट। फिलहाल ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई भी इंग्लिश मीडियम का अभी तक नहीं है, तो हिंदी मीडियम में आप सिंपल एकल समुच्चय याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा था कि किसी समुच्चय के, हमारे पास एक समुच्चय a बराबर 1 2 3 हो, इसके उपसमुच्चय लिखो कहूँ अगर, तो आप कहोगे दो उपसमुच्चय तो आप जानते हो पहले से। एक तो फाई हो गया जो रिक्त समुच्चय है, एक खुद ए ही हो गया, यही वाला। दो तो हमें पता है, लेकिन अब आपको बताने हैं और क्या क्या हो सकते हैं इसके उपसमुच्चय। समझ रहे हो? तो और क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एक अवयव, इसमें से कोई भी अवयव ले लो, एक ले लो, इसको अलग से लिख लो, ये भी इसका एक उपसमुच्चय हो गया। ऐसे दो ले लो, ये भी उपसमुच्चय। इन्हीं अवयवों से बनाने हैं, कितने समुच्चय बना सकते हो? 3 अवयवों से आप कितने समुच्चय बना सकते हो वो है। ऐसे एक और लिख लिया हमने 3, ठीक है, ये तो लिख दिए। और क्या क्या हो सकते हैं? एक बार आप 1 और 1 और 2 को साथ ले लो, 1, 2, ये भी तो है ना एक समुच्चय। तो इस तरह से उपसमुच्चय, जो उपसमुच्चय बनाने हैं हमें, यानी किसी समुच्चय के कुल या सभी उपसमुच्चय बताओ अगर ऐसा आए। यानी आपके पास एक समुच्चय दिया है, उसके कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है? 2 की घात n होती है, ठीक है। जैसे आपके पास a बराबर 1, 2 है। अब इस हिसाब से कहते हैं कि इसके सारे उपसमुच्चय लिखो, तो कितने होंगे? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, 2 की घात n मतलब n यहाँ पे 1 2 संख्याएं हैं ना, तो यानी 2 का वर्ग 4, यानी 4 उपसमुच्चय होंगे।
कौन कौन से होंगे जरा हम लिख के देखते हैं। एक तो आपको पता है 5 होता है, एक खुद यही होता है 1, 2 ही होता है, और बाकी लिखो। अब एक एक करके लिखो, चलो पहले 1 को लिख लेते हैं और फिर 2 को लिख लेते हैं, फिर दो दो करके लिखो, दो दो करके लिखा हुआ है पहले से ही। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, नहीं 4 उपसमुच्चय ऐसे लिखने हैं जैसे यहाँ पर बनाया है एक मैंने। ए बराबर 1 2 3, 3 अवयव हैं, तो आपको इसके सारे उपसमुच्चय लिखो कहते हैं अगर आपसे। तो आप इसके उपसमुच्चय लिखोगे तो पहले कितने होंगे वो देखोगे। 2 की घात कितने, 1 2 3 अवयव हैं, 2 की घात 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यही तो हुआ ना, यानी 8, यानी 8 उपसमुच्चय होंगे इसके। अब कौन कौन से होंगे, एक तो 5 हो गया जीरो वाला जिसमें कुछ भी नहीं है। अब सिंगल सिंगल लिखते हैं, पहले 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, तो यहाँ तक पहुँच गए ना। उसके बाद अब दो दो के बनाओ, पहला दूसरा लिख लिया, दूसरा तीसरा लिख लिया, और पहला तीसरा लिख लिया, इतने हो गए। यानी दो दो के जोड़े भी लिख लिया आपने, एक एक का लिखा पहले। पहले देखो जीरो लिखा आपने, जीरो मतलब 5 लिखा रिक्त समुच्चय। उसके बाद आपने एक एक करके लिखे, 1 लिखा, 2 लिखा और 3 लिखा। फिर आपने दो दो करके लिखे, 1 2 एक साथ लिखे, फिर 2 3 एक साथ लिखे और 1 3 एक साथ लिखे। ठीक है, दो दो के जोड़े बन गए। अब 3 3 के जोड़े बनाओ, 3 3 का जोड़ा एक ही है ये, तो ये बना दिया। अब इसके बाद तो बन नहीं सकते ना, तो यानी कितने हो गए, गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपने कहा था 8 होंगे, ऊपर लिखा भी है ये। तो ये सारे सभी उपसमुच्चय होंगे। तो मेरे ख्याल से उपसमुच्चय निकालना अब कठिन काम नहीं है आपके लिए, जितने चाहो उतने निकाल सकते हो। कहीं पर आपको ए बी सी डी दिया है, अब इसके उपसमुच्चय कितने होंगे, तो 2 की घात 4 अवयव हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 होंगे इसके। अब 16 आप लिखोगे, पहले 5 लिख लोगे, फिर सिंगल सिंगल लिखोगे, ए अलग लिखोगे, बी अलग लिखोगे, सी अलग लिखोगे और डी अलग लिखोगे। फिर दो दो के जोड़ बनाओगे, ए बी बी सी सी डी और डी ए, फिर ए सी और बी डी, ऐसे जितने बन सकते हैं। फिर 3 3 के जोड़े बनाओगे, फिर 4 का जोड़ा बनाओगे। ठीक है, तो सारे निकल जाएंगे। समझ में आया ना। तो उपसमुच्चय निकालना कठिन काम नहीं है, उसके अंदर के अवयवों को ही लेना है हमें और उनसे समुच्चय बनाना है। समुच्चय मतलब ये इस वाले ब्रैकेट में। ठीक है, अब ये 5 की जगह पर कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हो सकता है, हाँ ये आप जानते हो रिक्त समुच्चय को दो तरीके से दिखाते हैं, 5 से या ऐसे, तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, फिर इतना तो समझ में आ गया ना। अब इसी से संबंधित है अगला भी, सभी उपसमुच्चय निकाल दिए। अब अगर आप इन सभी उपसमुच्चयों को एक और समुच्चय के अंदर लिख दो, ऐसे अंदर सारे वही हैं, बाहर बस एक आपने क्या लगा दिया, मजला कोष्ठक लगा दिया, यानी एक बड़े वाले समुच्चय के अंदर इन सबको अगर लिख लो तो इसे कहते हैं किसी समुच्चय, ये समुच्चय है, इसका घात समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, घात समुच्चय, यानी पावर सेट कहते हैं। और इसको पी ए से दिखाता है, यानी ए समुच्चय जो है इसका पावर पी ए, समझे। यानी इसकी घात समुच्चय को अगर लिखोगे तो इन सारे उपसमुच्चयों को अगर एक और बॉक्स ब्रैकेट के अंदर लिख दो, तो यानी इसके अंदर ये सारे अवयव आ गए, तो इसको इसका घात समुच्चय कहेंगे। तो क्या लिखा जा रहा है, देखो, किसी समुच्चय का घात समुच्चय उस समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय होता है। यानी सभी जितने भी उपसमुच्चय हैं ना, ये इन सभी को एक समुच्चय के अंदर लिख दो तो इसको कहते हैं इसका घात समुच्चय। बाकी मैंने लिखा है ये नीचे पर, देखो आपकी यही सेम चीज़ दिखेगी। ये उपसमुच्चय थे, अब आपको घात समुच्चय लिखना है ए का, तो ये सारे के सारे आपने उपसमुच्चयों को एक और करली ब्रैकेट के अंदर रख दिया, तो इससे आपको इसका घात समुच्चय मिल गया। और घात समुच्चय में अवयव कितने होते हैं, वही 2 की घात n ही होंगे, क्योंकि यही इन्हीं अवयवों को तो लिखना है ना अंदर आपने, तो वही सेम आएगा। और इसको दिखाते किससे हैं, इसमें कितनी संख्या है, इसकी संख्या को किससे दिखाओगे, जो आपको पता है घात समुच्चय को पी ए से दिखाते हैं, तो अवयव कितने हैं इसके आगे n लगा दो, तो एन पी ए से दिखाते हैं इसके अवयवों की संख्या को। समझ में आया। एक बार दोबारा से देखो, सबसे पहली चीज़ आपको एक समुच्चय ए दिया है, आपसे कह रहा है इसके सारे उपसमुच्चय निकालो। अब आपने सारे उपसमुच्चय निकाले, एक एक करके पहले एक जीरो को लिखा, फिर एक एक वालों को लिखा, फिर दो दो के जोड़ों को लिखा, फिर 3 3 के जोड़ों को लिखा, वहाँ तक लिखा जहाँ तक आप लिख सकते हो। और उसके बाद क्या हो गया, ये आपका, इससे आपने सारे के सारे उपसमुच्चय निकाल लिए इसके। अब इन सारे उपसमुच्चयों को अगर एक और समुच्चय के अंदर लिख दोगे तो वो क्या बन जाएगा, इसी का घात समुच्चय बन जाएगा, और उसे पी ए से दिखाएंगे, इससे दिखाएंगे। ये भी ध्यान रखना, कहीं पे पी ए लिखा होगा तो आप समझ जाना कि सारे उपसमुच्चयों को इसने एक और समुच्चय के अंदर लिख दिया है।
उसी के उपसमुच्चयों को एक समुच्चय के अंदर लिख दिया है। तो दोनों टॉपिक मेरे ख्याल से साथ साथ में क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और ये कल काम आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे कल परसों में, तो उसमें काम आएगा ये। इतना आ गया ना। अब जरा बस इतना तो मेरे ख्याल से हो गया होगा। उपसमुच्चय से संबंधित एक और क्वेश्चन है, एक और चीज़ है जो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। बचपन से जो पढ़ते आ रहे हो, कक्षा 9 से पढ़ रहे हो, कि आपको पता है कि n क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय या प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये 1 2 3 से शुरू होता है, ऐसे चलता रहता है। फिर w क्या होता है? आपको पता है, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होता है। 0 भी आता है इसमें, तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। उसके बाद z क्या होता है? पूर्णांकों का समुच्चय होता है। इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं और धनात्मक भी आती हैं और 0 भी आता है। ठीक है, उसके बाद चौथा होता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। इसको q से दिखाते हैं, और ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p जो होता है ये सभी पूर्णांक हो सकते हैं। देखो p जो है वो z, यानी ये सारे हो सकते हैं p की जगह पर, इस p की जगह पर, और q की जगह पर भी ये सारे हो सकते हैं z वाले, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। 0 को छोड़ के सब हो सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा हुआ था परिमेय संख्याओं का। अपरिमेय संख्याएं भी पढ़ी थी आपने, इसको t से दिखाते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं को t से दिखाते हैं। ये इनका चिन्ह है, कहीं दिया नहीं है लेकिन यहाँ दिया है 11th क्लास में। एक जगह पर आप देखोगे बुक में, तो वहाँ पर t लिखा हुआ है अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के लिए। बाकी कक्षा 9 और 10 में आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि अपरिमेय संख्याओं के लिए कहीं होता है। जैसे क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, सिद्ध कीजिए कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से प्रश्न आता था पेपर में, हर साल आता था कक्षा 10 में। अभी देखे आए होगे, कोई ऐसा ही कुछ आया होगा, √2 √3 √5। तो इस तरह की संख्याएं जो होती हैं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि इनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो हमने लिखा जो परिमेय ना हो वही अपरिमेय होंगी, और √2 √3 ये उदाहरण हो गए इसके। ठीक है, तो इतनी संख्याएं आपने पढ़ी थी। अब इन सबको कंबाइन करके बताता हूँ मैं कहाँ पर। ये वास्तविक संख्याएं होती हैं सभी जितनी हैं, क्योंकि आपको पता है ये एक संख्या रेखा है। 0 1 2 -1 -2, इनके बीच में p/q के रूप में भी अगर आप देखोगे ना, तो आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? 1/2 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 3/4 है, यहाँ 1/4 है। बीच में ये परिमेय संख्याएं भी आ रही हैं, इनकी सारी संख्याएं हैं इसमें। देखो ये है संख्या रेखा, ये वास्तविक संख्या रेखा होती है। इसीलिए जितनी भी ये सब संख्याएं अभी तक पढ़ी आपने, ये 5 टाइप की, ये सब वास्तविक संख्याओं के प्रकार होते हैं। और वास्तविक संख्याओं को हम r से दिखाते हैं। अब वास्तविक संख्या के प्रकार क्या होते हैं, कैसे होते हैं? पहला प्रकार होता है ये परिमेय संख्याएं q, और दूसरा प्रकार होता है अपरिमेय संख्याएं। ये दोनों साथ में नहीं आ सकते, क्योंकि ये है p/q के रूप में और ये है p/q के रूप में नहीं लिख सकते जिसे। फिर आपको पता है कि जो ये परिमेय संख्याएं होती हैं ना, यही क्या होती हैं? आपकी z होती हैं, यानी पूर्णांक होते हैं। परिमेय संख्या को p/q के रूप में पूर्णांक जो होते हैं, देखो 0/1 लिख सकते हो, 1 को 1/1 लिख सकते हो, 2 को 2/1, -1 को -1/1, तो सभी को लिख सकते हो। यानी z जो है वो भी इसके अंदर आता है। और z के अंदर आता है w, यानी पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 वाली, और n के अंदर 1 2 3 4 वाली। यानी जो नीचे की ओर जब हम जा रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है। ये राष्ट्रपति है, ये उपराष्ट्रपति है, ये उसका उप है, ये उसका उप है, ये उसका उप है, यानी ये उससे छोटे छोटे हैं। तो आपको पता है कि जो आपके पास सबसेट होते हैं, यानी उपसमुच्चय होते हैं, वो कैसे होंगे? इसको देखकर अगर आप बताओ तो वो ऐसे होंगे कि सबसे छोटा वाला जो n है वो इसका उपसमुच्चय होगा w का, और वो z का भी होगा, वो q का भी होगा, वो r का भी होगा। सभी का सब क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे n जो है वो w का उपसमुच्चय लिखा है ये, और w जो है वो z का उपसमुच्चय होगा, क्योंकि z इससे बड़ा है। और z जो है वो q का उपसमुच्चय होगा, और q जो है वो r का उपसमुच्चय होगा, ये रहा। और t जो है ये भी r का उपसमुच्चय होगा, क्योंकि ये भी इसका एक प्रकार है। बस मैं ये दिखाने के लिए कि सिर्फ और सिर्फ इतना समझाने के लिए मैंने ये इतना और ऊपर का काम किया। समझ रहे हो ना? तो अब ये आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पेपर में आ सकता है। अगर ये याद होगा तो सब बना लोगे। कहीं आ गया कि n जो है वो q का उपसमुच्चय है, तो आप देखोगे हाँ ये छोटा है, ये तो उससे बड़ा है, तो हाँ होगा बिल्कुल। अब कोई आपसे कह दे क्या t जो है वो q का उपसमुच्चय होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, t जो है वो w का होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये अलग जगह है, ये अलग जगह है।
लेकिन अगर साथ में ऊपर की ओर को कहे तो होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले क्यू जो है वो एन का होगा, नहीं, क्योंकि बड़ा वाला छोटे का नहीं हो सकता ना, छोटा वाला बड़े का होगा, एन जो है वो क्यू का होगा। ये तो होगा, लेकिन क्यू जो है वो एन का नहीं होगा। बस समझना है, बाकी ये लिखा वाला इतना काफ़ी है। तो इतनी चीज़ें हैं आज के लिए। अब मैं इससे आगे नहीं पढ़ने वाला हूँ, नहीं तो ये बहुत कुछ है अभी तो करने का तो आगे, ठीक है, लेकिन इससे आगे नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आज जो जो पढ़ा है एक बार उसको देख लो, क्या क्या हमने देखा। सबसे पहले हमने उपसमुच्चय क्या होता है उसको समझा, ठीक है। उसके बाद उसके कुछ पॉइंट्स से जो ये तीनों समझे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय क्या होता है, और एक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय भी किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। और उसके साथ में एकल समुच्चय जिसमें एक ही अवयव हो। उसके बाद सभी उपसमुच्चय निकालना सीखे हमने, और उन उपसमुच्चयों को अगर एक हम समुच्चय के अंदर लिख दें तो उसे घात समुच्चय कहते हैं, और घात समुच्चय को पी से दिखाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर संख्याएं कितनी होती हैं, 2 की घात n होती हैं। और उपसमुच्चय में भी कितने होते हैं, 2 की घात n ही होते हैं। पेपर में आता है कई बार 2 की घात n वाला। उसके बाद हमने ये कई सारे हमें जो पता है प्राकृतिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ये सब इनके बारे में सीखा, और इनसे हमने जाना कि उपसमुच्चय कौन किसका उपसमुच्चय होगा और कौन किसका उपसमुच्चय नहीं होगा। नहीं वाले लिखे नहीं हैं, और होगे वाले भी सारे नहीं लिखे हैं, सिर्फ ये इसका, ये इसका, ये इसका, इसका ऐसे लिखे हैं। लेकिन हो सकता है एन जो है वो जेड का भी हो और एन क्यू का भी हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि लगातार ही हो, नीचे से ऊपर की ओर जाओगे तो हमेशा होगा, ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो नहीं होगा। और इधर से उधर भी जाओगे, अगर क्यू से आप जेड में जाओ, इधर से इधर जाओगे तो भी नहीं होगा, इधर से इधर आओगे तो भी नहीं होगा। सिर्फ जब आप छोटे से बड़े की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जाओगे तो होगा, ठीक है। और बाकी समय में नहीं होगा। और ये सारे हमने जो जो हैं वो लिखे हैं इतना। उसके बाद अब ये कल करेंगे हम सार्वत्रिक समुच्चय और उदाहरण, ये कल होंगे, ठीक है। और कुछ और नई चीज़ें भी हैं, प्रश्नावली परसों होगी। तो आज ये इतना ही काम है, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो ज़रूर बताना, तो उसे हम फिर से अगले वीडियो में समझ लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।